A very good morning to all of you. Uh, it is my second class with you. Earlier, I have taken my first class on the topic universalization of elementary education and the constitutional provision regarding this in our constitution. ये आपके स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये जो प्रश्न पत्र मैं आपके बारे में आपसे बातचीत कर रही हूँ, ये आपके डीएलएड सेमेस्टर 2 से संबंधित है और ये जो सैद्धांतिक विषय है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वो पेपर में उस पेपर के बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ। और उसमें जो पहला टॉपिक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और इसके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान और प्रतिबद्धताएं हैं उसके विषय में हमने बात की थी। थोड़ा सा मैं रिवाइंड करना चाहूंगी जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसका, ताकि आज जो लोग जुड़ रहे हों और जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं सुना हो, थोड़ा सा उनको क्लास से कनेक्ट होने में सहूलियत होगी। हमने उसमें बात की थी शिक्षा की, देन यूनिवर्सलाइजेशन क्या है और एलिमेंट्री एजुकेशन से हम क्या समझते हैं। शिक्षा को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में देखते हैं जब हम शिक्षा की बात करते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। और जब हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो हम फॉर्मल शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मल शिक्षा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग है, प्रॉपर स्ट्रक्चर सिस्टम है। इसमें आप एक स्पेसिफिक सिलेबस के थ्रू जाते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम होता है कि किसी लेसन को लर्न करने के बाद, किसी स्पेसिफिक क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप में क्या योग्यताएं आ जाएंगी, आप क्या सीख जाएंगे। तो ये फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो जाता है। और दूसरा जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से रिलेटेड है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो हमारे अनुभवों के आधार पे, अपने एक्सपोजर के आधार पे हम लर्न करते हैं। इन दोनों के बीच का होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है फॉर्मल एजुकेशन के कंपैरिजन में। और इनफॉर्मल एजुकेशन को जब हम देखते हैं, एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, उसके कंपैरिजन में थोड़ा रिजिड है। उसमें आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कोई सर्टिफिकेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जैसे आप कोई कम्युनिटी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कोई आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाए। ऐसे ही ये एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये दिखता है कि मान लीजिए कोई वर्किंग पर्सन है, लेकिन वो अपने नॉलेज को और गेन करना चाहता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तो वो ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पे जा सकता है और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकता है। तो ये तीनों ही जो शिक्षा के जो प्रकार हैं, ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कहीं भी कोई कमी रह जाती है। जो ह्यूमन होता है वो इंस्पिरेशन ओरिएंटेड होता है, उसकी जो महत्वाकांक्षा होती है उसको सेटिस्फाई किए बिना उसको एक स्टेबिलिटी नहीं महसूस होती। तो इस वजह से ये जो तीनों फॉर्म ऑफ एजुकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमने बताया था कि व्हाट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फॉर्मल एजुकेशन का फर्स्ट स्टेप है। इस जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं होगा हम आगे की एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो। आप में से किसी ने कमेंट में पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें डिफरेंस नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पार्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन का। जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, तो इसमें प्राथमिक होता है और उच्च प्राथमिक शिक्षा होता है। प्राथमिक कक्षा जो होती है वो 1 से 5 तक की कक्षा को कहते हैं और 6 से 8 तक की क्लास को हम उच्च प्राथमिक कहते हैं। या कई लोग इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन करते हैं, प्राथमिक शिक्षा को निम्न प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और 6 से 8 तक की कक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसमें ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो है ये 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। 6 से 11 वर्ष तक हम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और 11 से 14 वर्ष की आयु तक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।
फिर इसमें बात आती है यूनिवर्सलाइजेशन की। यूनिवर्सलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी इस आयु वर्ग के बच्चे हैं उन तक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुलभ कराना, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसको एजुकेशन से डिप्राइव नहीं करना, उसको एजुकेशन तक पहुंच बनाना। इसमें स्पेसिफिकली जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हम 3 एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट इज एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंड इज enrollment in elementary education and third is retention in elementary education। सबसे पहले प्राथमिकता कोई भी कार्य जब हम करना शुरू करते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप जो उठाना होता है, तो इसमें सबसे पहली है कि हम एजुकेशनल फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, दैट इज एक्सेस, कि बच्चों के नियर बाई स्कूल की फैसिलिटी हो। देन आता है कि उसको हम इनरोल करें, उसको एक फॉर्मल सिस्टम से हम रजिस्टर्ड करें स्कूल में कि हाँ इतने बच्चे हमारे स्कूल में इनरोल्ड हैं। देन आता है रिटेंशन, कि कक्षा 1 से 8 तक की पूरी साइकिल को वो बच्चा कंप्लीट करे। इन बिटवीन अगर बच्चा स्कूल छोड़ देता है तो हम यूनिवर्सलाइजेशन का जो एम है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की भी हमने बात की थी। इसमें स्पेसिफिकली आपके जो सिलेबस में मेंशन है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 वर्तमान स्वरूप में ये कहता है कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बाल्य देखभाल और एजुकेशन का प्रोविजन जो है वो स्टेट करेगा। अगेन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। और दूसरा आर्टिकल आपके सिलेबस में मेंशन्ड है 21A, जो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, मूल अधिकार का पार्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 जो है वो मूल अधिकारों की बात करता है, और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है मूल अधिकारों के बारे में उसमें विवरण दिया हुआ है। तो 21A जो है ये राइट टू एजुकेशन है। इसमें ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो प्रोविजन है वो स्टेट प्रोवाइड करेगा। फ्री मीन्स नो एडमिशन फी, और फ्री का जो कंसेप्ट होता है कई कंट्रीज में बहुत ब्रॉड होता है कि आप कोई एडमिशन फी नहीं हो, उसको फ्री बुक्स प्रोवाइड की जाए, उसको फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाए। हम अपनी कंट्री में देखते हैं फ्री एजुकेशन, तो इसमें हम देखते हैं कि एडमिशन फ्री है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्म फ्री प्रोवाइड किया जाता है, उनको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। फिर और आपका आर्टिकल 51A ये जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो आर्टिकल 51A है वो पेरेंट्स पे एक लाइबिलिटी करता है कि वो जो 6 से 14 साल की आयु के उनके जो बच्चे हैं या कोई बच्चा उनकी देखभाल में है तो उसको वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे एलिमेंट्री एजुकेशन की। अगला जो आर्टिकल है आपके सिलेबस में वो रिलेटेड है आर्टिकल 29। ये आर्टिकल 29 जो है ये भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, हमारे मूल अधिकार का हिस्सा है। और आर्टिकल 29 जो है वो राइट टू कल्चर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 29 के 2 पार्ट हैं, आर्टिकल 29(1) एंड आर्टिकल 29(2). आर्टिकल 29(2) आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन मैं आर्टिकल 29(1) के बारे में भी बताऊंगी कि आर्टिकल 29(1) में क्या कहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है, चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति हो। अगर उसकी कोई विशेष भाषा है, कोई विशेष लिपि है या उसकी कोई विशेष संस्कृति है तो उसको बनाए रखने का उसको अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 29(2) ये शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है कि जो भी राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाएं हैं या राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को लिंग, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर या इनमें से किसी एक आधार पे प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ये 21 आर्टिकल 21A है, जो आर्टिकल 51A है
और जो आर्टिकल 45 है, ये सारे जो बदलाव आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संवैधानिक संशोधन 86वां हुआ, उससे आया है। एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व क्या है। तो हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है वो मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके लिए देखता है। पहला है कि बच्चों में जो होता है कि 3R कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक एबिलिटी का विकास करना। दूसरा है बच्चों में भाषाई क्षमता का विकास करना। और तीसरा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना बच्चों का। तो पहले ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, जो 3R है, रीडिंग मतलब पढ़ना। तो जब भी हम पढ़ना की बात करते हैं तो ये सिर्फ किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को पढ़ने से इससे मतलब नहीं होता, समझ के साथ पढ़ने से मतलब होता है। जैसे कोई बच्चा कहे कि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, तो उसको ये समझ आए कि उसकी चॉइस है ये फुटबॉल खेलना, उसको ये खेल है जो बहुत पसंद आता है। ये नहीं कि बस एक जो उसको अक्षर पहचान हो गया, फिर वो शब्द बोलना सीख गया तो सेंटेंस पढ़ लिया। सेंटेंस पढ़ने के साथ ही उसको समझ भी आ रहा है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है। इसी तरह से इसमें राइटिंग की जब बात आती है तो हम कहते हैं राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ लिखना, कि जो हम लिख रहे हैं उसकी हमें समझ भी है कि हम क्या लिख रहे हैं। इफ कोई स्टूडेंट ये लिखता है कि सीता इज राइटिंग अ लेटर, उसको इस वाक्य का मतलब पता है कि सीता जो है एक पत्र लिख रही है। तीसरी बात आती है अरिथमेटिक एबिलिटी की। हम जानते हैं कि जो गणितीय जो संकलनाएं होती हैं उसकी समझ हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो हम अरिथमेटिक एबिलिटी भी बच्चों में डेवलप करने की बात करते हैं, जिसकी नींव जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से ही पड़ती है। प्राथमिक शिक्षा से ही उसे अंकों का ज्ञान होता है, उसका जो घटाना और जो भी फर्दर कैलकुलेशंस की जो एक्टिविटीज है वो बच्चा यहीं से सीखता है, उसकी नींव यहीं पड़ती है। फिर बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की, भाषाई क्षमता का विकास। तो हम जानते हैं कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसके पास कुछ वर्ड्स उसके पास होते हैं। जब वो स्कूल में आता है वो अपने परिवार से अपनी मातृभाषा सीख के आता है, लेकिन भाषा और स्कूल में आने के बाद उस भाषा को और वो सुदृढ़ता प्रदान की जाती है और उसका जो वर्ड पावर होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि स्कूल में आने पे उसका इंटरेक्शन अपने टीचर से होता है, अपने सहपाठियों से होता है, और जो स्कूल में और भी सराउंडिंग है उसके साथ उसका होता है, तो उसमें भाषाई दक्षता का भी विकास होता है। तीसरी बात है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। हम जानते हैं कि जो शिक्षा का मेन पर्पस है वो यही है कि व्यक्ति का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लाइफ का कोई भी डायमेंशन जो हो अछूता न रह जाए। तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये प्रोवाइड करता है उसे, हम उसके संज्ञानात्मक क्षेत्र का, उसके भावनात्मक पहलू का, उसके फिजिकल एस्पेक्ट का, उसके क्रिएटिव एस्पेक्ट का, यहीं से सारे जितने भी उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डायमेंशन है उसकी बुनियाद जो है वो यहीं से सुदृढ़ होना शुरू होती है। आगे हम बात करते हैं कि व्हाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। क्यों आवश्यक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें आपको पता है कि जो व्यक्ति होता है वो किसी भी नेशन का एसेट होता है, संसाधन होता है, कि आपको पता है कि जब जो मनुष्य है उसकी कुछ आवश्यकता। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हैं सबसे पहले उसकी भोजन की आवश्यकता है, उसकी जो है फिर फर्दर जो उसकी नीड्स है वो भी हैं, जैसे कि उसको कुछ लाइफ के अदर डायमेंशन में भी डेवलप करना है। तो इस नीड को वो खुद पहले अपने आप को वो सरवाइव करने के लायक बने, और फिर उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो देश के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी निर्माण करे। आपने स्वामी विवेकानंद का
जरूर एजुकेशनल थॉट्स पढ़ा होगा जब आपने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद का थॉट है कि अ नेशन इज एडवांस इन प्रोपोर्शन टू एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस स्प्रेड अमॉन्ग द मासेस। जो हमारे देश के जो लोग हैं उनके बीच शिक्षा का प्रसार कितना है, उनके बीच इंटेलिजेंस का प्रसार कितना है, तो हमारा नेशन का एडवांसमेंट मतलब कि नेशन कितना डेवलप्ड होगा, ये बिल्कुल ही निर्भर करता है कि उस देश के जो नागरिक हैं वो कितने शिक्षित हैं। तो इस वजह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो शिक्षा की नींव ही हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन से पड़ती है। अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन पे चूक जाते हैं तो हम जो हायर एम्स हैं हमारे कि हम एक एडवांस्ड कंट्री बने, तो उस एम तक हमारा पहुंचना मुश्किल होगा और हम जो अपने लोगों की जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसी में अपने रिसोर्स को, जो भी हमारे पास संसाधन है, उनको हम यूटिलाइज करने में लगे रहेंगे। और ये बात भी हम जानते हैं कि हमारे जो संसाधन है वो अनलिमिटेड नहीं है, हमारे जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है। आज हम देख रहे हैं कि आज हमें इसी टाइम से हमें वाटर की क्राइसिस महसूस होती है कि पानी की समस्या बहुत क्षेत्रों में है। हम देखते हैं हमारा एयर क्वालिटी इतना डिटोरियरेट होता जा रहा है। तो कोई भी संसाधन जो है हमारे देश का वो अनलिमिटेड नहीं है, उसको हम ऐसे ही नहीं गवा सकते। तो इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि हमारे जो नागरिक हैं उनको हम इस प्रकार से अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके शिक्षित करें कि वो हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। दूसरा पॉइंट है कि भारत की जनसंख्या, हम जानते हैं कि इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, और विश्व में दूसरे स्थान पे है जनसंख्या के मामले में। और जब हम जनसंख्या का कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें 0 से जो 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, या यूं कह लें कि ये जो एज ग्रुप है ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आता है। ये अपनी हर नीड के लिए किसी अपने फैमिली पे निर्भर है, शिक्षा के लिए एजुकेशन सिस्टम पे निर्भर है, तो ये बिल्कुल ही डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो ये जो एजुकेशन है इसको, ये जो एज ग्रुप है इसको एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो ये अपने लाइफ की बेसिक नेसेसिटी को भी कंप्लीट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और लाइफ के फर्दर स्टेज में भी ये एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन के रूप में बने रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करके इनको शिक्षित करने का काम किया जाए। तीसरी बात आती है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही यंग होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ सकते कि उनका फ्यूचर क्या है। तो जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ऐसा जो टेंडर एज है उसके लिए वो एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। दूसरी बात है कि जो वेल एजुकेटेड पर्सन होता है वो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा समाज है वो बहुत ही डाइवर्स है और उसमें सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है। जितना ही डाइवर्स कंट्री होती है उतने ही कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, लोगों में आपसी वैमनस्य का स्कोप ज्यादा होता है। लेकिन जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो उस वैमनस्यता की स्थिति तक नहीं जाता, वो हर चीज को लॉजिकली अंडरस्टैंड करता है, उसकी रीजनिंग जो होती है वो रैशनल होती है, वो समझता है कि क्या सही है क्या गलत है और हमको किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए सोसाइटी में। बहुत रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हमें ये भी सिखाता है कि व्हाट टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड whom टू रिस्पॉन्ड, कि कब हमें रिस्पॉन्ड करना है, किसे रिस्पॉन्ड करना है और किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है उसे ये चीजें पता होती हैं, और ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं वो समाज में सामंजस्य लाने का काम करते हैं, और फिर हमारा देश जो है आसानी से प्रगति के रास्ते पर बढ़ सकता है। इसमें पांचवा जो पॉइंट है वो आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समेकित शिक्षा। हम जानते हैं कि जो एजुकेशन के कई सारे एम हैं उसमें ये भी है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो जब हम समेकित शिक्षा कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? समेकित शिक्षा से तात्पर्य है शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं
और शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। तो इसमें ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो जरूरतें होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, वो सामान्य बच्चों से उनको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे ये कह लें कि मान लीजिए कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उसको लो विजन की प्रॉब्लम है, तो उसे सामान्य बच्चों की तुलना में उसको चीजें समझने में दिक्कत हो सकती हैं। तो इस वजह से ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसका सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से करे ताकि उसको जो लो विजन की प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाए। ऑडियो जो लर्निंग मटेरियल है उसका वो प्रयोग करे ताकि वो सुन के सीख सके, और भी जितने डाइवर्स चीजों को वो यूटिलाइज कर सकता है अपने एजुकेशन, अपने टीचिंग मेथड्स में, उसको ये विशेषकर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, जो किसी तरह से जिनको फॉर एग्जाम्पल किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है जो अन्य सामान्य बच्चों की तुलना में जल्दी नहीं सीखता है, या किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, या किसी को किसी तरह का फिजिकल चैलेंज है, इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ही एजुकेशन देना समेकित शिक्षा है। इसके अलावा जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो मार्जिनल हैं, जो समाज की एक खासियत हैं, उनको भी हम शिक्षा व्यवस्था का पार्ट बना सके, तो हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, इंक्लूसिव है, ये इंक्लूड करती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी वो सामान्य से बिलोंग करता हो या किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करता हो, हम सबको इंक्लूड करके ही शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के एजुकेशनल थॉट्स भी पढ़े होंगे, जो बहुत नेचुरलिज्म के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका मानना है कि जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो बच्चों के नेचुरल इन्वायरमेंट में दी जानी चाहिए। और आजकल हम देखते हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग में बातें बताई जाती हैं कि आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के लाइफ से कनेक्ट करे, तो इसको हम उस प्रभाव के रूप में देख सकते हैं कि बच्चे तब ज्यादा सीखते हैं जब वो अपने नेचुरल सराउंडिंग से उनको जोड़ के रखा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोटेशन है कि समस्या यह नहीं है कि सभी मतभेदों को कैसे मिटाया जाए, बल्कि यह कि सभी मतभेदों के रहते हुए कैसे एकजुट हुआ जाए। तो हमें पता है कि हम बहुत ही डाइवर्स कंट्री हैं और हमारी समस्याएं और मतभेद ज्यादा हैं, लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि हम मतभेद को मिटा दें, बट हम मतभेदों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हुए सरवाइव कर सकते हैं और प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये हमारा मेन चैलेंज है। तो इस वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हुई क्यों आवश्यक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी बात। अब हम आते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगी। इसमें जो पॉइंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। पहला है प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने संस्कृति को प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों में प्रमोट कर सकते हैं। जब स्कूल के सराउंडिंग में आता है तो वो जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उनके बारे में जानता है, जो भी हमारे जो राष्ट्रीय चरित्र के व्यक्ति हैं उनको जानता है, हमारी कंट्री की जो कल्चरल विविधता है उसके बारे में जानता है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है कि हम अपनी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करें और प्रमोट करें। वो सीखता है कि हमें अपनी जो स्पेसिफिक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको तो हम जाने ही, साथ ही हमारे देश में जो अन्य लोग हैं उनकी क्या कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी समझें। दूसरी है इनरिचमेंट ऑफ लाइफ वैल्यूज। हमें पता है कि आजकल हम वैल्यू सिस्टम की बहुत बात करते हैं, तो जब बच्चा स्कूल में आता है तो यही वो टाइम होता है जब हम उसमें वैल्यू एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं। उसको हम वैल्यू एजुकेशन क्या है उसको हम बता सकते हैं। जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो अपने टीचर से होता है, अपने टीचर ग्रुप से होता है, और उसके साथ में जो बच्चे होते हैं, जो उसका पीयर ग्रुप होता है उससे भी होता है। तो उसे अब अपने फैमिली से निकल के, जो फैमिली जो होता है एक ज्यादा कंफर्टेबल जोन होता है, उसमें आपको फैमिली आगे बढ़ के प्रयास करती है कि आपका सामंजस्य हो, बट स्कूल एक ऐसी जगह है जिसमें आपका भी प्रयास
जितना बेहतर बच्चे का प्रयास होता है कि हम कैसे अपने पीयर ग्रुप में एडजस्ट करें, हम कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें म्यूचुअल अप्रिसिएशन और टॉलरेंस की भावना विकसित होती है। जैसे स्कूल में बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी कराए जाते हैं, तो स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जीत भी सकता है, कोई हार भी सकता है। तो बहुत बच्चों को आपने देखा होगा कि अगर वो हार जाते हैं किसी गेम में तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं। तो स्कूल वो जगह है जो बच्चे चैनलाइज करना सीखते हैं कि सिर्फ जो है सक्सेस ही नहीं, सक्सेस या विनिंग पार्ट जो होता है वही नहीं इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम हार भी जाते हैं तो उसको कैसे चैनलाइज करें, ये बच्चे स्कूल में सीखते हैं, इसकी नींव पड़ती है। वो इस तरह से वो टॉलरेंस की बात सीखता है, अपने जो एलिमेंट्री एजुकेशन में होता है उसकी स्टार्ट होती है। तीसरी बात हम करते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ फॉलोअरशिप एंड लीडरशिप। ये जो पीरियड होता है एजुकेशन का, इसमें बच्चों को अगर प्रॉपरली एजुकेट किया जाए तो बच्चों की झिझक जो होती है वो खत्म होती है। वो क्लास में सामने आके बोलता है, तो वो क्लास में अगर कोई ग्रुप में वर्क करने को दिया जाए और लीडरशिप की बात की जाए तो वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि किस तरह से हम एक समूह को लीड करें, किस तरह से हम सबको साथ रखते हुए उनको आगे लेकर के चलें, इसकी नींव भी जो पड़ती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन में ही पड़ती है। इसमें फोर्थ जो पॉइंट है उसमें ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो फर्दर जो हो उसका फर्दर पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में हो वो काफी कंस्ट्रक्टिव हो। आपको पता है कि एक एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है, जब उसको एक पॉलिटिकल डिसीजन कोई लेना हो, जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में राइट टू वोट हो, तो आपको पता है कि जैसे अभी हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसी तरह हमारे कंट्री में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का भी राइट है। जो भी व्यक्ति 18 साल की आयु का है वो वोटिंग राइट, वोट देने के लिए उसको अलाउ है और इसमें भी किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो आप यूनिवर्सलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जो ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है इससे थोड़ा कोरिलेट करके देख सकते हैं कि जिस प्रकार आपके गांव में अगर प्रधान का चुनाव होता है तो गांव का जो भी व्यक्ति 18 साल की आयु का है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का, वो वोट दे सकता है। उसी प्रकार से जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है वो स्कूल में आके एजुकेशन ले सकता है। और फर्दर एजुकेटेड व्यक्ति जो है वो पॉलिटिकल और सोशल डिसीजन बहुत ही वाइज लेगा, वाइज डिसीजन होगा उसका, बहुत ही रचनात्मक डिसीजन होगा। वो कभी भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला नहीं बनेगा, बल्कि वो सामंजस्य करने वाला बनेगा। इनरिचमेंट ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये जो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम एम है एजुकेशन का कि जो लाइफ हो वो उसकी इनरिच हो, उसके लाइफ में हर वो डायमेंशन हो जो उसको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सक्षम बनाती हो। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये उस डायरेक्शन की शुरुआत है जब जो बच्चा है आगे जाकर के लाइफ में एक इनरिच्ड लाइफ को वो लीड कर सकता है। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि क्या ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को शॉर्ट में हम यूईई भी कहते हैं। कई बार आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूईई, देन यू हैव टू राइट दैट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव और नीड क्या है, क्या आवश्यकता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, और सिग्निफिकेंस क्या है। आगे हम देखते हैं, एक है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं, इसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए आपका मैं असाइनमेंट देना चाहूंगी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या समझते हैं आप, इसकी आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। और ये आपका प्रश्न है, इस पे आप लिख के जो असाइनमेंट है अपनी जो जिस डाइट से आप बिलोंग करते हैं आप वहां पे अपना ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको बातें पहुंचाने में सक्षम हो पाई होंगी। फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।